नमस्कार साथियों, प्लूटो हिंदी के इस ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। वैसे तो अब क्लासेस लेने का इतना ज़्यादा औचित्य बचा नहीं है क्योंकि 4 दिन आपकी परीक्षा में बचे हुए हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने मुझे फ़ोन किया और अनुरोध किया कि सर इकाई 5 जो कि कविताओं से संबंधित है, उसमें कविताओं का क्रम अर्थात पंक्तियों का जो क्रम पूछा जाता था परीक्षा में, वो याद करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो कुछ ऐसा कीजिए कि हम उन क्रम को आसानी से याद कर सकें। तो उसी प्रयास में ये कक्षा बनाई गई है। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है क्लासेस और आपको लगता है कि हाँ, आपको इनसे चीज़ें याद रह रही है, तो आप मैसेज करके बताना। हम और भी ऐसी क्लासेस लेके आ जाएँगे और खाली समय में जब भी आपको लगे कि चलो पूरे दिन बहुत पढ़ लिए, अब 1 घंटा मैं कोई वीडियो देख लेता हूँ मोबाइल के अंदर जो आपकी नज़र जाती है बार-बार, तो उस समय में इस क्लासेस को देख सकते हैं आप। आपको अच्छी लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लासेस लेने के बाद में कविताओं के सारे क्रम आपको याद हो जाएँगे। ठीक है? तो इसी दृष्टि से ये क्लासेस बनाई गई है और इनका कोई औचित्य नहीं कि आपको कविताओं के क्रम याद हो जाएँ। तो हम कविताएँ कैसे याद करें? तो धूमिल की कविताएँ हों चाहे किसी और की कविताएँ हों, हर कविता के अंदर कोई न कोई घटनाक्रम होता है। ठीक है? उस घटनाक्रम का कोई फ्लैशबैक भी हो सकता है, कुछ भविष्य की योजना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको समझने की ज़रूरत होती है, हमको उनके सिरे पकड़ने की ज़रूरत होती है, कविताएँ आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है? यही प्रयास हम करेंगे, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा प्रयास करेंगे। ठीक है? तो हम आज सुदामा पांडे धूमिल की कविताएँ हैं 4, उन सबको पढ़ेंगे। नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और संसद। एक-एक करके कविताएँ लेंगे, जब कविताएँ पूरी हो जाएगी थोड़ी-थोड़ी इसकी व्याख्या भी करते चलेंगे, संक्षिप्त में पढ़ाएँगे आपको बिल्कुल ही। थोड़ी व्याख्या करेंगे, कविताओं से संबंधित जो भी तथ्यात्मक जानकारी है, कहाँ प्रकाशित हुई, क्या है, ये सारी चीज़ हम नहीं देंगे, वो हम पहले क्लास में दे चुके हैं। ठीक है? तो नक्सलवाड़ी कविता शुरू करते हैं और जब पूरी कविता हो जाएगी, हम एक बार देख लेंगे, उसके बाद में इस कविताओं में क्या-क्या घटनाक्रम हो और कैसे आपको याद करना है, वो देखेंगे कविता पूरी होने के बाद में। ठीक? देखिए, सहमति कविता होती है शुरू नक्सलबाड़ी सहमति इस शब्द के साथ में। सहमति और जब ये 3 डॉट आते हैं तो इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ आपके मन में, किसी लेखक के मन में या किसी कवि के मन में कोई विचार चल रहा है और वो मन के अंदर बुदबुदाता है, लेकिन फिर उसको लगता है चुप ही रह जाना ठीक है। जो पाठक समझे वही ठीक है। तो सहमति नहीं, ये समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच में चालू मत करो। पहला जो है चीज़ यहाँ से शुरू होती है, सहमति क्या है? ये समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। इस कविता का थोड़ा बैकग्राउंड बताते हैं कि क्या कहानी हुई है इस कविता के अंदर। भूमि अधिग्रहण किया जा रहा था, आदिवासी क्षेत्रों के अंदर या जो पिछड़े क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है? और वहाँ पर नक्सलवादी या जो नक्सलवाद आंदोलन है, वो अपने चरम पर था या उसका विकास हो रहा था कि भूमि अधिग्रहण नहीं करने देंगे, किसानों का, आदिवासियों का इसके ऊपर प्राथमिक हक है। नेता ये चाहते थे कि यहाँ के जो नेता है, ठीक है, चारू मजुमदार टाइप के लोग, वो सहमत हो जाएँ कि विकास के लिए इन संसाधनों का दोहन करना ज़रूरी है और ये भूमि सरकार को सौंप दें, सरकार के साथ में आप सहमत हो जाओ। ठीक है, क्या हो जाओ? सरकार के साथ सहमत हो जाओ। और यहीं से ये कविता साथ शुरू होती है कि सहमति नहीं की जा सकती है। धूमिल क्या कहते हैं कि सहमत नहीं हुआ जा सकता। आज के समय में आपकी जो नीतियाँ हैं, आपकी जो रीतियाँ हैं, आपकी प्रवृत्ति है, उसके आधार पर सहमत नहीं हुआ जा सकता। वैसे तो कविता की प्रत्येक पंक्ति का 10 प्रकार के अर्थ निकलते हैं, लेकिन जो अर्थ हमको लगता है याद रखने में आसानी होगी, वही अर्थ हम यहाँ याद रखेंगे। अगर व्याख्या पे जाएँगे तो एक कविता की व्याख्या करने में 5 घंटे भी लग सकते हैं, इतने अलग-अलग एस्पेक्ट्स होते हैं कविता के। तो सहमति नहीं, ये समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो कि सहमत नहीं हुआ जा सकता। कौन कह रहा है? कवि कह रहा है, तुम मुझे सहमत करने का प्रयास मत करो। ठीक है? यहाँ पर कभी ये कवि की भूमिका में आ जाता है, कभी ये नक्सलवादी आंदोलनकर्ता के रूप में आ जाता है, कभी ये युवकों के रूप में आ जाता है जो वहाँ का सामान्य युवक है। ठीक है? कभी ये संबोधन करने लगता है, नेता के रूप में आ जाता है कभी। ठीक है? तो उन सब प्रसंगों को समझने की ज़रूरत है। जंगल से जिरे करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है। लेकिन साथ-साथ में ये कविता नक्सलवाद का जो उस समय का आंदोलन का स्वरूप था, कुछ लोग थे जो नक्सलवाद के नाम पर या लोगों के अधिकारों के नाम पर सत्ता के साथ में समझौता कर बैठते थे, ठीक है? तो उनके ऊपर भी व्यंग्य किया इन्होंने। क्या किया फिर पहले तो क्या कहा, सत्ता के वर्ग के लोगों ने कहा कि सहमत हो जाओ, तो इसने कहा सहमत नहीं हो सकते, पहली बात। तो फिर इसके साथी समझाने लगे, ठीक है? उसने क्या कहा कि भूख का इलाज नींद के पास है, अर्थात बहुत भूखे हो और सो जाओगे तो इलाज हो जाएगा, अर्थात सपनों में सोए खोए हुए रहेंगे। ठीक है? यही करती है सरकारें जब भी। जब सामान्य मांग की जाती है कि रोजगार दिया जाना चाहिए, तब धर्म के नाम पर कह दिया जाता है कि राम राज्य बनाया जा रहा है। ठीक है? ऐसा कहा जा सकता है कि दुनिया में युद्ध चल रहा है या फिर हमारा बांग्लादेश आज़ाद कराना है, पाकिस्तान के साथ में युद्ध चल रहा है, 1971 की बात करें तब। ठीक है? परमाणु परीक्षण करना है। आम जनता को उससे क्या लेना देना है?
आम जनता को किससे मतलब है? रोटी से मतलब है, काम से मतलब है, ठीक है, अस्पताल सुख सुविधाएं उनके लिए होनी चाहिए, उससे हैं। तो भूख का इलाज नींद के पास है, ये समझाया उसके साथियों ने। अर्थात स्वप्न है इलाज, हर चीज का स्वप्न इलाज है। लेकिन ये उससे सहमत नहीं हुआ, मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया। अब उसने क्या सोचा कि विरोध तो करना है मुझे, मैं तो नहीं मान सकता, सहमत नहीं हो सकता। तो विरोध के लिए सही शब्द टटोलने का प्रयास करने लगा। तभी उसको याद आया कि जो सही शब्द है, या अपनी जबान, क्या अपनी जुबान वो सहुआयन की जांग पर भूल रहा है। इसका क्या अर्थ हो गया? सहुआयन की जांग पर क्या अर्थ हो गया? आपने गोदान पढ़ा होगा। तो गोदान में जब होरी पैसे लेने जाता है उस सहुआइन से, तो वो पैसे कहाँ रखती है? अपनी जांग पर रखती है। अर्थात अपनी जबान वहाँ उसके पास में गिरवी रख के आ गया, उससे कहीं ना कहीं इसने भी उधार लिया है। और ये जो सहुआइन है वो भी इन साथियों के साथ में और सत्ता वर्ग की एक प्रतीक है, उनके साथ में मिली हुई। ठीक, तो ये बात यहाँ पर की जा रही है कि जवान माँ भूला है। तो तीसरे तीनों क्रम आपको याद रह जाएंगे ना, क्या क्या बात हुई, लास्ट में कर लेंगे। और फिर भी हकलाते हुए, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता है। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। उसने कहा इस प्रजातंत्र से मेरा मन भर गया, मुझे कोई दूसरा प्रजातंत्र चाहिए। और सहसा तुम कहोगे, और फिर एक दिन, और तुम भी कहोगे ये बात, सहसा तुम भी कहोगे एक दिन, और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही गुस्से पर गिर पड़ोगे। ठीक है, एक दिन अपने चेहरे से बाहर आओगे, जो आपकी वास्तविक दिमाग मांग है, भूख है जो आपके पेट में, उसके कारण आप कहीं ना कहीं एक बार आंदोलित जरूर होगे और मेरी बात को समझोगे। ठीक, क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वे कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर, इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वे कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे? अब दाहिना हाथ का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर? दाहिना हाथ का मतलब हो गया पवित्रता, पवित्रता। ठीक है, और दाहिने हाथ को हम ये भी मान सकते हैं कि ये स्वच्छता, पवित्रता या एलिट क्लास, सभ्यता के प्रतीक है। किसकी प्रतीक है? सभ्यता की। जब भी हमें कोई पवित्र काम करना होता है तो हम दाहिने हाथ से करते हैं। मंत्र पूत करना होता है तो कोई भी मंत्र वगैरह लेके जल ग्रहण करना होता है तो हम दाहिने हाथ से लेते हैं, बाएं हाथ से काम नहीं करते हैं। ठीक है, हम सोच साफ करने का कार्य बाएं हाथ से करते हैं, क्योंकि इसको अशुद्ध माना जाता है बाएं हाथ को। ठीक है, खिलाफ लड़ोगे, यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है। अर्थात नैतिकता जो होती है दाएं हाथ की, अर्थात सही सही से चलना है, समाज में रहना तो सभ्य तरीके से रहना है। अपनी कितनी भी मांगे क्यों नहीं हो, कितनी भी भूख बड़ी क्यों नहीं हो, उसको लोगों के सामने प्रकट नहीं करना है, चुप रहना है, सभ्य बने हुए रहना है, लड़ना नहीं है, हिंसा रखनी है। ठीक है, सत्य का साधु ऐसा कहकर इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है, मगर सिर्फ बाएं हाथ से धोता है। अर्थात सोच अपना साफ किससे करता है? बाएं हाथ से करता है। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है। अब यहां से दूसरा पॉइंट है, अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं। इसका क्या अर्थ हो गया? दो अर्थ निकलते हैं इसके। एक तो आज़ादी का समय बीत चुका है, जब ये दिखाया गया था कि हम आम आदमी की जो भी पीड़ाएं हैं उनको समाप्त करेंगे और उसके जीवन को सही करेंगे, उसके जीवन में सुविधाओं का विकास करेंगे, सारी बातें कही गई थी। दूसरा होता है चुनाव के समय इश्तिहार लगाए जाते हैं बड़े बड़े, और बताया जाता है कि आम आदमी कितना पीड़ित है और हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, और हमारी सरकार कुछ करना चाहती है, हमारा दल कुछ करना चाहते हैं। तो ये कह रहा है कि अब तो समझ जाओ, ये दोनों ही बातें खत्म हो चुकी, चुनाव भी खत्म हो चुका है, आज़ादी का जो स्वप्न दिखाया गया था वो भी खत्म हो चुका है। अब तो समझो इस बात को, जिनमें कल आदमी अकाल था, अर्थात आदमी अकाल हो गया। ठीक है, आदमी ही अकाल हो गया, अर्थात आदमी अकाल का अर्थ यहाँ पर यह है कि अकाल की वजह से आदमी कितना पीड़ित है, वो सारी पीड़ाओं को जब सबके सामने रखा गया तो आदमी ही अकाल बन गया। ठीक है, वक्त के फालतू हिस्से में छोड़ी गई फालतू कहानियां देश प्रेम के हिज्जे भूल चुकी है। और बहुत सारी ऐसी कहानियां जो देश प्रेम से लेबरेज थी, अर्थात देश प्रेम कूट कूट के भरा हुआ था, बार बार देश प्रेम की बात की जा रही थी, तो वो सब बीत चुकी है। अब तो समझ जाओ। और वह सड़क समझौता बन गई, और वह सड़क जहां पर आपने संसद को ललकारा था कल, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए ललकारा था, और उसमें अब क्या हो गया? समझौता हो गया। अब सड़क, अर्थात सड़क की जो लड़ाई होती है, वास्तविक लड़ाई होती है हकों की, वो सब क्या हो गई है? ढीली पड़ चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है। कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज़ दी थी, ललकारा था, वो सब क्या, वो सड़क की क्या होगी? वो भूमि भी समझौतावादी हो चुकी है। नहीं, अब वहां कोई नहीं, मतलब की इबारत से होकर सबके सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं, और सबके सब व्यवस्था के
पक्ष में चले गए हैं। लेखपाल की भाषा के लंबे, लेखपाल का अर्थ क्या हो गया? शासन व्यवस्था। लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान में जहां पालो और बंजर का फर्क नहीं है। पालो अर्थात उपजाऊ जमीन। उपजाऊ जमीन, बंजर का फर्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं। अब ये जो बात है, चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं, अर्थात क्या है कि जमीन जब अधिग्रहण की जा रही थी तब जो शासन वर्ग है उसने ये नहीं समझा कि दोनों में फर्क क्या है, उपजाऊ जमीन और बंजर जमीन में क्या अंतर है, ये समझे बिना जमीन का अधिग्रहण किया गया और जो खेत हैं वो हथकड़ी पहने खड़े, अर्थात खेतों के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है, बंधक बना लिए अपने। ठीक है, जहां पालो और बंजर का फर्क मिट चुका है। ये सारे क्रम हम बाद में वापस देखेंगे, एक बार मैं कविता सिर्फ आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। और विपक्ष में सिर्फ कविता है। और विपक्ष में कौन है? यहाँ विपक्ष में 3+1 आदमी है टोटल। क्या है विपक्ष में? सिर्फ कौन है? कविता है। सिर्फ हजाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तरा चमक रहा है और सिर्फ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है। ये तीन चीज। और नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ कौन लड़ रहा है? हिल रहा है भंगी का झाड़ू। और तुम हो विपक्ष में। और तुम हो विपक्ष में, किसको कह रहा है? नौजवानों को, खुद के लिए भी है। बेकारी और नींद से परेशान। और तुम हो कौन? जो बेकारी और नींद से परेशान है। और एक जंगल, और एक जंगल है मतदान के बाद खून में अंधेरा पंचीटता हुआ। और जंगल किसका सूचक है? अव्यवस्था। चुनाव के बाद में जो अव्यवस्था आती है ना, जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर भी देखते हैं चुनाव के बाद में कैसा हिंसक वातावरण बन गया था। जंगल मुखबिर है। उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा, उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा। किस जंगल? कौन? वो सत्ता, शातिर भाईचारा। यहाँ पर एक शब्द याद कर लीजिए आप, शातिर भाईचारा। अर्थात वास्तव में भाईचारा नहीं है, भाईचारा के नाम पर क्या है? एक शातिरपना है। चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरब्बत चाट सकता है, खबरदार। ठीक है, तुम्हें जो भाईचारा लग रहा है ना वो भाईचारा है नहीं, कभी भी तुम्हारे चेहरे की जो हरियाली है उसको बेमुरब्बत चाट सकता है। और यहां से अगली पंक्ति देखिए आप, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार, आखिरकार। और ये अंतिम पंक्ति हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब कैसे इस कविता को याद करें? बहुत ही साधारण सी कविता। साधारण सी कविता का मतलब हो गया कि याद रखना या समझना बहुत आसान है, इसकी व्याख्या बहुत सरल है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि याद किससे करें, तो हमको कुछ क्रम याद करना है, उससे ये कविता अपने को आसानी से याद हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि सहमति नहीं, इसे बालिगों के बीच में लागू मत कीजिए, चालू मत कीजिए। तो सबसे पहला तो ये हो गया एक पॉइंट। ठीक है, जंगल से जिरे करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है। दूसरी बात क्या होगी? नींद के पास में, अर्थात अभी तक सहमत नहीं हो रहा है वो। ठीक है, पहले का सहमत, ये शब्द ही गलत है। फिर दूसरी बार इसने क्या कहा? सहमत भी नहीं हो रहा। ठीक है, फिर उसके साथियों ने समझाया लेकिन सहमत नहीं हुआ। याद रह जाएगा आपको, कहानी के रूप में याद रखिए। फिर भी सहमत नहीं हुआ और अपने विरोध के लिए क्या किया इसने? कुछ शब्द टटोलने का प्रयास किया कि कुछ अच्छे शब्द लेके आऊं ताकि क्या पता अगले को पस्त कर दूं मैं। ठीक है, नहीं कर पाया क्योंकि उसने पाया कि उसकी जबान कहाँ है? सव्वायन की जांग पर गिरवी रखी हुई पड़ी है। ठीक है, अर्थात वो भी किसी ऋण के तले दबा हुआ है। तीसरी बात हो गई। फिर चौथी बात उसने क्या की? फिर भी उसने हार नहीं मानी और ये कहा कि मुझे एक अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। और फिर ये कहा कि सहसा तुम भी एक दिन इस बात को मानोगे और पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने गुस्से पर गिर पड़ोगे। अर्थात पांचवा क्या कह रहा है? ये संदेश दे रहा। अगर इस क्रम में आप याद रखोगे कविता को, अच्छा पांचवी बात क्या कही थी, चौथी बात ये हुई थी, दो बार आप अगर इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी चीजें। ठीक है, क्योंकि कुछ तो आपने पढ़ी रखी है, कोशिश तो आपने अपनी भी की है, लेकिन फिर ये इस तरीके से याद करोगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी। पांचवें अंदर ये बात की जा रही है। ठीक, फिर क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वह कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे? ठीक है, इस खाली पेट के सिवा साजिश के खिलाफ लड़ोगे। ठीक, ये क्रम। पहले क्या कहा था कि पेट से बाहर कूद पड़ोगे, ये सारी बात कही थी, लेकिन फिर आखिर कौन सी जगह है ये बात की जा रही है। इसको तो क्रम बनाना है आपको, अर्थात लिंक करना है चीज़ों को। पहले कौन सी घटना हुई थी, फिर कौन सी घटना हुई थी। मैं ये कह रहा हूँ दो बार पढ़ने से आपको ये चीज़ याद हो जाएगी।
और अब तो हवा भी बुझ चुकी है। छठी सातवीं चीज यहाँ से याद रखनी, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं। अब तो हवा भी बुझ चुकी। वो क्या कह रहा है, बार बार समझाने का प्रयास कह रहा है, कहाँ कहाँ छुपोगे, क्यों नैतिकता के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर, सभ्यता के नाम पर अपने आप को छिपाए हुए हैं। अपने पेट को समझो, अपनी भूख को समझो, बाहर निकलो, अपनी भूख से, अपने पेट से बाहर निकलो। ठीक है, जिनमें कल आदमी अकाल था, वक्त के फालतू हिस्से में छोड़ी गई फालतू कहानियां देश प्रेम के हिज्जे भूल चुकी है। वक्त के फालतू हिस्से में छोड़ी गई फालतू कहानियां देश प्रेम के हिज्जे भूल चुकी है, और वह सड़क समझौता बन गई है। और वह सड़क समझौता बन गई है। अब जो संघर्ष की बात थी वो सब क्या हो गई, समाप्त हो चुकी है। जिस सड़क पर आपने, हमने, सब ने मिलकर एक संघर्ष किया था, वो सड़क क्या हो गई है, अब समझौतावादी होगी। उसने भी समझौते कर लिए, सत्ता के साथ में साठगांठ कर ली है। ठीक है, जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज दी है, तो आपको याद रह जाएगा, सड़क समझौता होगी जिसके ऊपर खड़े रहकर आपने संसद को बाहर आने की आवाज दी थी। ठीक नहीं, अब वहां कोई नहीं, मतलब की इबारत होकर सब के सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। और सब के सब क्या हो गए, समझौता हो गई तभी तो व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। ये तो याद रह जाएगा आपको कि समझौता हो गया, सड़क क्या होगी, समझौता हो गया, तो सब के सब क्या हो गई, व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान में जहां पालो और बंजर का फर्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं। अब ये जो बात है, लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान में जहां पालो और बंजर का फर्क मिट चुका है। ठीक है, अब आपको याद ये रखना है कि भूमि अधिग्रहण की सारी बात हुई थी, और 10वें नंबर पर लगभग आके भूमि अधिग्रहण वाली जो मुख्य बात है वो यहाँ पर आई हुई है कि खेत क्या हो गए हैं, कैद कर लिए गए हैं, सब कुछ मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं, बंजर का फर्क, सब कुछ मिट चुका है। फिर और विपक्ष में सिर्फ कविता है। अब बात कह रहे हैं विपक्ष में कौन है, अर्थात सबने समझौता कर लिया तो विपक्ष की बात की जानी अनिवार्य है ना। विपक्ष में कौन है, तो यहां पर बात की जा रही है कि विपक्ष में कौन है। कविता है, उस तरह है, और भंगी का झाड़ू, और तुम बेकारी और नींद से परेशान। तो 11 पॉइंट ये हो गया। और एक जंगल है मतदान के बाद खून में अंधेरा पछीटता हुआ, और एक जंगल है। 12 नंबर पॉइंट ये याद कर लेना आप। और एक जंगल है। वैसे तो देखिए, आपको लग रहा होगा सारी कविता तो याद करवा दी, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से टुकड़े किया जा सकते हैं कविता के, यहाँ से अलग पॉइंट बनता है। तो आपको क्रम याद करना कि पहले क्या घटना हुई थी, बाद में क्या घटना हुई थी, तो क्या पता आसानी से आपको याद रह जाए। अब मुझे तो इससे याद रह गई, लेकिन आपको कितनी याद रही है तो आप ही जानते हैं, या आप ही समझ सकते हैं इसको। मतदान के बाद खून में अंधेरा पछीटता हुआ एक जंगल है, उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरवत चाट सकता है। उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा, अब ये किसकी बात की जा रही है, ये उस जंगल की जो प्रवृत्ति है उसकी बात की जा रही है कि उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरवत चाट सकता है। खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को, और ये अंतिम बात है, उसने तुम्हारे परिवार को कैसा बना दिया है। तो 12 नंबर पर तो ये है कि भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को चाट सकता है। अर्थात थोड़ी गंभीर, कम गंभीर बात, लेकिन फिर अगली गंभीर बात है कि नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा, आखिरकार आखिरकार। ये जो 13 पॉइंट है, इसको इस 13 पॉइंट के क्रम में याद करेंगे तो मुझे से लगता है आपको कविता याद हो जाएगी, और मेरा प्रयास सफल हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप अपने तरीके से भी इस चीज़ को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली कविता होगी नक्सलबाड़ी। अगली कविता देखते हैं, मोचीराम। ये जो मोचीराम कविता है, इसका मूल विषय वस्तु यही है कि एक मोची जो होता है, अर्थात समाज के निचले तबके का जो व्यक्ति है, उसके नज़र से समाज के ऊपर के मध्यम वर्ग के तबके, ठीक है, मेहनतकश वर्ग के जो लोग हैं, या फिर जो शासक वर्ग के लोग हैं, उनके बारे में वो क्या सोचता है, उसका क्या मानना है, इस दृष्टि से इस कविता को रचा गया है। कई बार बीच में कवि क्या सोचता है वो भी बात है कि हालांकि पूरी बात ही कवि सोचता है, लेकिन कवि ने कोशिश किया है कि मोची की दृष्टि से इस कविता को लिखा जाए। ठीक है, तो मोचीराम कविता यही है, और इसको देखते हैं क्या, इसको कैसे याद कर सकते हैं, क्रम क्या बना सकते हैं। पहले कविता पढ़ते हैं पूरी, फिर क्रम बनाने का प्रयास करेंगे। रामपी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला, और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वे हंसते हुए बोला, पतियाए हुए स्वर में वे हंसते हुए बोला। अब आपको ये तो याद रह जाएगी, सबसे पहले क्या हो गया, मोची की दुकान का एक दृश्य है। मोची होते हैं ना जो ऊपर
छतरी टाइप में लगा के बैठे रहते नीचे, ठीक है। तो वहाँ का दृश्य है। मोची क्या करता है, रामपी से अर्थात जूते काटने का या सिलने का एक हथियार होता है, औजार, तो उससे जूते काटता है। और जैसे ही वो जाता है उसके पास में, ठीक है, अपना जूता लेके गया, मान लीजिए ये जो सुदामा पांडे धूमिल है वो अपने जूते लेके गए, ठीक है, कि मेरे भी जूते सही करने हैं। तो वो रामपी से पहले कोई जूते काट रहा था, तो रामपी के ऊपर जो नज़र थी, उस नज़र को उठा कर देखा। दो अर्थ निकलते हैं यहाँ, रामपी से उठी हुई नज़र, ठीक है। एक तो यह है कि रामपी जैसी नज़र, अर्थात रामपी के माध्यम से, अपने जो सुई धागा रामपी है उनका हथियार, उसके माध्यम से उसने अपनी नज़र उठाकर देखी, ठीक है। एक है कि रामपी के ऊपर पहले नज़र थी और फिर उसने नज़र मेरी तरफ देखी, ठीक है। दोनों ही अर्थ निकलते हैं। ये तो क्या, रामपी से नज़र सीधी उठाना, ये तो हो गया सामान्य अर्थ है। और व्यंजना की दृष्टि से क्या हो गया कि रामपी अपने जो हथियार है उसके जूते गांठने के, सुई धागा रामपी, इनके माध्यम से अर्थात उस नज़र से उसने उस आदमी को देखा। दोनों अर्थ निकलते हैं, ठीक है। तो रामपी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला। अब ये चीज़ें आपको आसानी से याद रह सकती है। जैसे धूमिल की जो पिछली कविता है नक्सलवाड़ी, वो सहमति इस शब्द से शुरू हुई थी, अर्थात एक रोचकता से, एक अचानक कविता की शुरुआत होती है। और यहाँ पर भी वही संबंध है सीधा सीधा, कि सीधे मोची ने क्या किया उसको देखा। अब ये कहे कि मैं एक बार मेरा जूता फट गया था, फिर मैं मोची के पास में गया, फिर मोची ने रामपी नजर से मुझे देखा, तो कविता का प्रभाव खत्म कर देता है वो। ये सीधा शुरू हो गया, शॉर्टकट में बात हो गई, ठीक है। तो अचानक आपका ध्यान जाता है उसके ऊपर, क्या बात कहना चाह रहा है, ये क्या बात कह दी। वे हंसते हुए बोला। पतियाए हुए स्वर का अर्थ क्या हो गया, विश्वस्त स्वर से, अर्थात उसको जो अपनी बात है उसके ऊपर पूरा भरोसा है, विश्वास के स्वर में बोला। वे हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ, मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। ये तो सारी पूरी जो कविता की पंक्तियां हैं बहुत आसान याद रह जाएगी आपको, कि सीधी सीधी बात क्या हो रही थी। मोची था बैठा हुआ, फिर उसने ऊपर की तरफ देखा और फिर कहा कि मेरे लिए तो सब एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए मेरे सामने खड़ा है। ये बात यहीं पर हो गई, ठीक है। अब वो आगे अलग अलग बात कहेगा कि इस प्रकार का भी व्यक्ति मेरे पास में आया, उस प्रकार का व्यक्ति भी मेरे पास में आया, मुझे ये लगता है, सारी बातें करेगा। तो पहला दृश्य तो ये हो गया, एक नंबर तो पूरी ये बात हो गई जो कि बहुत आसान है। और यहाँ से प्रश्न बना, मान लीजिए ये कह सकते हैं कि रामपी से उठी आंखों ने उसने मुझे देखा, पतिया स्वर में बोला, ठीक है। फिर यहाँ से सबसे ज़्यादा है आवश्यक कि यहाँ से पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं, कोई छोटा है ना कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। तो पहले नंबर पर यह पंक्ति सबसे ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की। और असल बात तो यह है कि वे चाहे जो हो, जैसा है, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। असल बात तो यह है कि वे चाहे जो है, जैसा है, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। अब देखिए दो दृष्टियां होगी। एक तो मोची कहता है कि मेरे लिए तो हर आदमी क्या है, एक जोड़ी जूता है। लेकिन असल बात क्या है, असल बात यह कि कोई भी आदमी अपनी जूते की नाप से बाहर नहीं है, अर्थात हर व्यक्ति की एक सीमा तय हो गई, अर्थात सब समान नहीं है। मेरे लिए समान है लेकिन वास्तव में समान नहीं है। कोई व्यक्ति एडिडास के जूते पहनता है और कोई व्यक्ति जूतियां पहनता है जो मोचे के द्वारा बनाई हुई है, जो बहुत सस्ती आती है। ये वर्ग को दिखाता है। और कोई एडिडास तो बहुत छोटी है, आजकल तो पता नहीं कितनी बढ़िया कंपनी आने लगी, तो अलग अलग प्रकार के जूते पहनता है आजकल। ये दूसरी चीज़ आपको याद रखनी, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है, फिर भी मुझे ख्याल रहता है, जूते की नाप से बाहर नहीं है, फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच में, पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच में कहीं ना कहीं एक आदमी है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक आदमी भी है। अर्थात पेशेवर का मतलब क्या हो गया कि रोजी कमाने के लिए मैं जो भी प्रयास करता हूँ, ठीक है, और जूता जो मेरे पास में तैयार होने के लिए, मरम्मत के लिए आता है, उन दोनों के बीच में कुछ है, एक आदमी भी है। और उस आदमी की जो हैसियत है वो अलग अलग हो सकती है। वो गरीब भी हो सकता है, पिछड़ा भी हो सकता है, मध्यवर्गीय भी हो सकता है, या फिर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति भी हो सकता है। एक व्यक्ति है बीच में, जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से जांघती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। जिस पर टांके पड़ते हैं, और ये सेम ही बात फिर आगे और रिपीट भी होगी, जो जूते से जांघती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। पेशेवर और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है। ये तीसरी बात, जिस पर टांके पड़ते हैं, एक आदमी है जिस पर। अब आप ये सोचो कि इन पंक्तियों को कैसे याद करें। तो पहले क्या बात की जा रही है कि जूते और मेरे बीच में एक, मेरे हथौड़े के बीच में एक आदमी है, और उस आदमी पर, यहां से शुरू होती है जिस पर, जिस पर टांके पड़ते हैं, और जो जूते से जांघती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। किसकी बात की जा रही है, उस आदमी की बात की जा रही है। तो इस आदमी से जिस पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जूते के साथ में लिंक मत करना।
जैसे मान लिया आपने ये कि आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं जिस पर टांके पड़ते हैं, तो ये नहीं है। ये जिस पर टांके पड़ते हैं किस पर, एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से जांघती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। थोड़ी कोशिश करना समझने की कि ये किसके लिए पंक्ति आ रही है अगली, और यही तो वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है जब हम समझ नहीं पाते हैं। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं। अब ये बात कहता है यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बताते हैं। अब अगली बात कह रहा है, पहले उसने क्या कह दिया कि मैं तो समझता हूं कि आदमी है बीच में, जूते और मेरे हथौड़े के बीच में एक आदमी है और उसको बहुत सारा दर्द सहन करना पड़ता है, उसके जीवन के उसके पेशे के अपने दर्द हैं, ठीक है। और फिर ये अगली बात कहता है कि मेरे पास में अलग अलग तरह के लोग आते हैं, सबकी नवैयत अलग अलग है। यहाँ ये जो बात है, ये वाली बात कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं वह एक आदमी है, ये कुछ उस मोचीराम की नैतिक दृष्टि को बताता है कि मैं कितना भी पेशेवर क्यों नहीं हो जाऊं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कहीं ना कोई एक आदमी है जो पिसता रहता है, उसकी एक स्थिति है जो खराब हो चुकी है, या हो सकता है कुछ की अच्छी भी होती है, मुझे समझने की ज़रूरत है। ये बात कह रहा, और ये बात इस कविता में 2 बार आई हुई है, ये दिखाने के लिए कि भी मैं समझने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जो मेरा पेशा है वो बीच में आ जाता है कहीं ना कहीं, या क्या मजबूरी है, ये बताना चाह रहा है। तो आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं, सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है, सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। सबसे पहले क्या होती है शक्ल, और फिर क्या किसके ऊपर बात आती है, गुणों के ऊपर। तो सबकी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, मसलन एक जूता है। अब एक पहले आदमी की, जो गरीब आदमी बिल्कुल है, उसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल दरिद्र व्यक्ति का जो जूता है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जूता क्या है, चक्तियों की थैली, अर्थात इतनी बार उसको गांठ दिया गया है, मरम्मत करने का प्रयास किया गया कि जूता बचा ही नहीं है, वहां पर क्या बचा है, केवल चक्तियां बची हुई है, ठीक है। चक्तियों की थैली है, इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है, उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। ये उस व्यक्ति की दर्द को बयान करती है, उस व्यक्ति का चेहरा, उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको बयान करता है कि कितना गरीब है और किस प्रकार से हंस रहा है। जैसे टेलीफोन के खंभे पर एक पतंग फंस जाती है, निकल नहीं सकती, इस प्रकार से अटक गई है, तो वैसी क्या है, कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है, वैसी उसकी हंसी है, जिसे चेचक ने चुग लिया है, पर उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है। ये बात सारी यहाँ पर केस है। पहले कौन सा आदमी आ गया, जिसका जूता इस प्रकार का है, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो। फिर उसको क्या लगता है, उसको लगता है ना कि मैं समझता हूं कि जूते, यही बात यहां पर स्पष्ट हो रही है अगली पंक्तियों में। जो पहले की कभी कोई भी बात कहने के लिए नहीं कहता है, कहीं ना कहीं उस बात का संदर्भ अगली बात से जुड़ता हुआ होता है। तो पहले क्या बात कही थी, पहले ये बात कही थी कि मेरे हथौड़े, जूते गांठने के, जूते मरम्मत करने के हथौड़े और जूते के बीच में मैं ये समझता हूँ कि कोई एक आदमी है और उसको मुझे नहीं भूलना चाहिए, और उसे नहीं भूलना चाहिए, तभी ये बात ये आदमी करता है। अर्थात जूते और हथौड़े के बीच में अगर कोई भी नहीं है तो उसको कोई मतलब नहीं है कौन सा व्यक्ति कैसा आ रहा है क्या आ रहा है, उसको जूतों गांठ के दे दिए और बात खत्म होगी। अर्थात अपना पेशा उसके लिए सर्वोपरि है, लेकिन पेशा सर्वोपरि नहीं होना चाहिए, वो यही कहना चाह रहा है, ठीक है। बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो, मैं कहना चाहता हूं मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो, क्यों कह रहा है, किसको कह रहा है, गरीब आदमी को कह रहा है कि क्यों पैसा फूंक रहे हो, नए जूते लेके आ जाओ बार बार, ठीक है। मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है, मेरी आवाज लड़खड़ा रही है क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मेरा पेशा, मैं महसूस करता हूं कि भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमियों अपनी जाति पर थूकते हो। अर्थात अपनी जो जाति है, अर्थात तुम्हारी जो मोची तुम्हारी जाति है, तुम्हारा पेशा है, उसके ऊपर थूक रहे हो, ठीक है, गलत बात है। तुम्हारा काम क्या है, जूते गांठना है, सही करना है, वो करो। आप यकीन करें उस समय मैं चकटियों की जगह आंखें टांगता हूँ, आप यकीन करें मैं उस जगह चकटियों की जगह आंखें टांगता हूं और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। अर्थात पेशे में पड़ चुका हूं मैं, उसको बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। पेशे में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या होती दिक्कत है, ये प्रोफेशनल एथिक्स की बात करते हैं ना, कि काम करें, रिजल्ट लेके आए, पैसा कमाए, या फिर नैतिकता की बात करें, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस द्वंद्व के अंदर व्यक्ति को अपने आप को उभारना। तो ये जो सारी बात है ना कि बड़ी मुश्किल से उभारता हूँ, बाबूजी पैसे क्यों फूंकते हो, ठीक है, जूता क्या चकतियों की थैली, वो गरीब आदमी का जूता है, उसके प्रसंग में आई हुई है। तो इस हिसाब से आपको क्रम बनाना है उसका। एक जूता और है जिससे पैर को नांग कर एक आदमी निकलता है शेर को, न वह अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है। अर्थात एक जूता और भी आता है मेरे पास में, ठीक है, और ऐसा जूता है जिसमें वो जूता ही क्या है, उसके पैर से आगे निकल गया है, ठीक है। जूता पैर से आगे निकल जाने का क्या हो गया कि जूता उस आदमी के लिए एक दिखावा की वस्तु बन चुका है, और
उसका पैर पीछे रह गया, लेकिन वो जो दिखावा है, आडंबर है, वो आगे बढ़ चुका है। ठीक है, ऐसा भी व्यक्ति है। तो ये दूसरे प्रसंग में। पहले प्रसंग में गरीब वाला आता है। अगर दोनों, कहीं कहीं ये भी होता है कि जैसे गरीब व्यक्ति का जो जूता है उसका प्रसंग दे दिए, पंक्तियां दे दी 3-4 और फिर इसकी दे दी, तो आपको याद रहना चाहिए कि पहले गरीब वाले का प्रसंग आता है और फिर जो अमीर वाले व्यक्ति का प्रसंग है जूते का, वो आता है सारी बात। तो ये प्रसंग याद करेंगे कहानी के अंदर क्या होता है, तो भी आपको चीज़ें याद रह जाएगी। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। घड़ी है और हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, बिसाती मतलब फेरी वाला, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, हियां ठोको, वहां पीटो, घिसा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐसा बनाओ। ऑफ बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है, सड़क पर आतियों जातियों को वानर की तरह घूरता है। ये सारी चीज़ें क्या कर दिया, जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसके चरित्र को बताने का प्रयास किया गया है कि इस प्रकार का भी व्यक्ति है जो मेरे पास में आता है। ठीक है, गरज ये कि घंटे पर खटवाता है, मगर नामा देने वक्त मजदूरी मजदूरी नामा देते हैं ना, अर्थात कोई जो उसकी मजदूरी बनती है उसको देते वक्त साफ नट जाता है। नट जाना मतलब मना कर जाता है। शरीफों को लूटते हो, वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है, कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहां पर यह बात कह रहा है कि भाई मेरा तो पेशा है कि भाई मैं सबके लिए जूता सही से गांठूं। ठीक है, सही से मरम्मत करूं। गांठना मतलब जूते को, आप समझ गए ना। ठीक है, वो मरम्मत करना, इसको गांठना बार बार बोलते हैं इसलिए क्योंकि जूते की मरम्मत का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो गांठ नहीं होता, अर्थात उसको वापस से सीलना जूते को। आगे बढ़ जाता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है, अर्थात जो उस मोची का पेशा है उसके साथ में उसने न्याय नहीं किया है। हम कहते हैं ना कि भी तुमने अगर गलत, गरीब आदमी के साथ में अगर न्याय किया है तो उसका पाप का फल तुम्हें मिलेगा, और यही बात आगे आ रही है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। कौन? अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पैसे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है। ये जो सारी बात है, वो जो उस अमीर आदमी का जूता है उसके गांठ, उसने मरम्मत की थी, गांठ लगाई थी, उस जूते के गांठा था, तो उसके बाद में उसको सही पैसे नहीं मिले तो उसने ये कहा था कि पता होता है मन के अंदर के पैसा नहीं देगा, और कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी हुई रह जाती है, सही नहीं हो पाती है। ठीक, और वही उस आदमी के चुभती रहती है, ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरे पैसे के ऊपर उसने वार किया तो ये होता, लेकिन मेरा प्रयास क्या है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गढ़ती है, अर्थात तुमने अगर दूसरे का शोषण किया तो ये होगा। लेकिन फिर भी वो आदमी इतना बोला नहीं है मोची, वो यथार्थ जीवन में रहने वाला, फिर भी क्या कह रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई गलत फहमी है। कौन सी गलत फहमी? कि मेरे साथ में किसी ने गलत किया तो उसके साथ में गलत होगा, ये गलत फहमी मुझे नहीं है। ठीक है, मैं यथार्थ में जीने वाला व्यक्ति हूँ, ये तो बस हो गया ऐसे। मुझे हर वक्त ये ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है। मैं ये नहीं देखता कि वो आदमी कौन है, लेकिन फिर भी क्या होता है, पेशे के साथ में अगर इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है तो एक चोर कील दबी हुई रह जाती है। लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं उस आदमी को देखता रहूं जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से जांघती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। क्रम याद आया आपको या नहीं आया? कुछ हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं। और बाबूजी असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे, और असल बात अब ये क्या कह रहा है, देखो यहां एक बड़ा द्वंद्व स्थापित हो गया है कि पेशा जो है किसी व्यक्ति का वो कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, रोजी का जो सवाल है वो कितना महत्वपूर्ण है। रोजी के सवाल के लिए व्यक्ति क्या करता है, जूते गांठता है या कोई भी व्यवसाय करता है। ठीक है, रोजी को सही ढंग से अगर इज्जत नहीं मिलती है या सही उसका जो मजदूरी है, नामा है, वो नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई एक चोर कील दबी हुई रह जाती है। ठीक है, यही बात यहाँ पर हो रही है। लेकिन नैतिकता कहाँ तक साथ में लेके चलें, उस रोजी का जो कार्य है उसमें नैतिकता कहाँ तक बना के रखें, ये द्वंद्व इस कविता का मूल द्वंद्व है। असल बात तो ये है कि जिंदा रहने के पीछे, अब क्या बात कह रहा है, असल बात तो ये है कि जिंदा रहने के पीछे क्यों कह रहा है ये बात, क्योंकि उसे लगा कि चोर कील दबाना क्या सही था या नहीं था, चोर कील रह जाना सही है कि नहीं सही है, क्या मैं अपना पूरा प्रयास सही कर रहा हूँ, जूते को सही से गांठ रहा हूँ, तब ये बात कह रहा है पीछे अगर सही तर्क नहीं है। और बाबूजी असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। अर्थात वेश्यावृत्ति और राम नामी अर्थात राम का नाम बेचकर दोनों बराबर हो जाते हैं। अगर वो जो नैतिकता का फर्क है ना, अर्थात
मैं ये समझता हूँ कि जूते और मेरे हथौड़े के बीच में एक आदमी भी है जिसके ऊपर चोट पड़ती है। अगर उस आदमी को मैं नहीं समझता, ठीक है, उस आदमी की भावनाओं को, उस आदमी के जीवन को मैं नहीं समझता, उसको कोई महत्व नहीं देता, तो बिल्कुल ऐसा क्या है कि रामनामी बेचकर खाना या रंडियो अर्थात वेश्यावृत्ति करके पैसे कमाना दोनों बराबर ही है, क्योंकि तर्क नहीं है तुम्हारे जीने में या तुम्हारे पेशे में कोई तर्क नहीं है, दोनों बराबर सी बात है। ये तुलना कर रहा है आदमी वो, ठीक है। पहले क्या था, नैतिक रूप से उसने कहा था कि गरीब व्यक्ति भी मेरे पास में आता है, उसके साथ में मुझे ऐसा महसूस होता है। दूसरा व्यक्ति भी मेरे पास में आता है अमीर, वो मेरा पैसा खा गया लेकिन मेरी चोर किल दबी रहेगी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा एहसास है कि मैंने गलत हो गया मुझसे ऐसा, ठीक है। तीसरा ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं है अगर आपने अपने पेशे को सब कुछ बना लिया तो, ठीक है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। कैसे? दलाली करके रोजी कमाने में। किसके लिए? रोजी कमाने की दृष्टि से व्यक्ति क्या करता है, अपने पेशे से छूटकर भीड़ का हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम उसे सताता है। सभी लोगों की तरह, अब यहाँ बात क्या कह रहा है, भाषा उसे काटती है। भाषा का मतलब यहाँ पर दोहरा हो गया, अर्थात कवि जो है उसके लिए भी कह रहा है कि भाषा का सही से प्रयोग करना नहीं आता है कुछ कुछ लोगों को, जैसे कि बहुत सारे ऐसे शब्द धूमिल प्रयोग में लेकर आते हैं जो बहुत ही ऐसे बदेश माने जाते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाषा सबको काटती है, भाषा उसे काटती है, मौसम उसे भी सताता है, ठीक है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। ये उस मोचीराम के बारे में बात की जा रही है। उसको क्या लगता है कि मौसम भी उसको सताता है और भाषा उसे काटती है। कवि के लिए भी है और उसके मोची के लिए भी, दोनों के लिए बातें हैं, ठीक है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता, अर्थात बसंत के अंदर दिन बड़े हो जाते हैं। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले धूप में सीजने के लिए लटकाता है। क्या है सुख तल्ले? चमड़े के जो तले होते हैं जूते के, वो लटकाता है सूखने के लिए बसंत में। सच कहता हूं उस समय रांपी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, अर्थात उन्मना सा हो जाता है। बसंत का ये जो मौसम कुछ लोगों के लिए क्या होता है, रोचक है, उल्लास का, हर्ष का मौसम होता है, लेकिन उसके लिए क्या हो गया है, बड़े कष्ट का मौसम हो चुका है ये। मन किसी जुझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। ये अब क्या है, मोची के मन की व्यथा है ये। और ये व्यथा कब शुरू होती है? जब उसका द्वंद्व है वो चरम पर चला जाता है कि नैतिकता और जो पेशा है उसके बीच में से किसको ज़्यादा वरीयता देनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसको लगता है कि मौसम भी उसके साथ में नहीं देता। जो गरीब व्यक्ति होता है, जो त्रस्त व्यक्ति होता है, उसके लिए भाषा के दुविधा होती है। अर्थात एक कवि जो एक कुलीन वर्गीय नहीं है, जिसके पास में कुलीन भाषा नहीं है, वो एक प्रकार से मोची ही है इस समाज के अंदर या इस कवि समाज के अंदर, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे मोची के लिए वसंत का जो महीना होता है बड़ा मुश्किल होता है, उसी प्रकार से कवि के लिए भी वसंत का जो महीना होता है बड़ा होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पास में वो कुलीन भाषा नहीं है, वो उल्लास की भाषा नहीं है, वो अपने ही जीवन की जो चुनौतियां हैं उससे त्रस्त है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है, मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है। क्या कह रहा है, ये चौंकने की नहीं, सोचने की बात है, ठीक है। सोचने की बात क्या है कि मेरी ये जो सारी भाषा है, ये जो मौसम है, मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, जो दूसरे लोगों के लिए उल्लास का, हर्ष का हो सकता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, अर्थात जो किताबी जीवन में ही व्यस्त है, किताब से बाहर उसने जीवन देखा ही नहीं है। जैसे कि अदम गोंडवी कहते हैं ना, तुम्हारी किताबों में गांव का मौसम रंगीन है, गुलाबी है, इससे बाहर निकलोगे तब पता चलेगा। जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, अर्थात असली और नकली के बीच में अगर लड़ाई आ रही है तो वो क्या बन जाता है, कायर बन जाता है वहां पर। वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है, ठीक है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। अब ये बात यहाँ पर क्या कह रही है कि एक्चुअल में कवि यहाँ पर दो चीज़ों की तुलना करना चाहता है कि कवि यहाँ पर खुद क्या बन गया है, मोची बन गया है। उसे लगता है कि मेरे पास में इतने अच्छे शब्द नहीं हैं तो मैं एक तरीके से मोची हूँ, लेकिन मेरे इन शब्दों को देखकर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं तुम तो शायर हो, ठीक है।
ये बात उसको लगती है, कहीं कहीं उसके अच्छे शब्द भी आ जाते हैं। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। जो व्यक्ति ये कहता है वो क्या है, एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। जो वह सोचता है कि पेशा एक जाति और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। क्या कह रहा है, जो ये सोचता है कि पेशा जो होता है एक जाति होती है, अर्थात कवि भी एक पेशा हो गया, वो भी एक जाति हो सकती है, मोची होना भी एक जाति हो सकती है, जबकि उसे पता होना चाहिए कि जो असलियत है वो केवल और केवल, या जो शब्द हैं केवल उच्च जाति के लोगों के पास में, कवियों के पास में ही नहीं होते, एक मोची के पास में भी हो सकते हैं, क्योंकि मोची भी जिंदगी की असलियत से होकर गुजरता है। जो जीवन की कड़वी सच्चाई है, जो जीवन की कड़वी सच्चाई की आग है, वो सबको जलाती है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है और सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। ऐसा नहीं है कि सच्चाई केवल आप तक सीमित है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, अर्थात वो क्या है, कुलीन वर्ग के लोग होंगे जिनके शब्द मिल चुके हैं, और कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं। और कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक ही है। भविष्य गढ़ने में चुप और सीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। अब यहाँ पर क्या बात होगी, थोड़ी सी क्रांति चेतना टाइप की बात होगी। क्या कहते हैं कि जिनको शब्द मिल चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अंधे हैं। क्यों? वो एक समझदार चुप धारण करते हैं। वो अपने पेट के बस पर पेट की आग से डरते हैं, इस वजह से वो समझदार चुप धारण करते हैं। लेकिन जो गरीब, दलित, पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, वो क्या करता है, एक चीख मारता है। और वो चीख क्यों मारता है? वो चीख भी इसीलिए मारता है क्योंकि उसको भी उसकी पेट की आग सताती है। और दोनों का महत्व बराबर है, दोनों का मतलब एक है, अर्थात पेट की जो आग है उसको शांत करना, भविष्य गढ़ने में चुप और चीख दोनों का समान महत्व है। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति अगर कोई बड़े पद पर आसीन है तो वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे अपना भविष्य गढ़ना है। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं वो सरकार के खिलाफ आंदोलन में रहते हैं, क्योंकि उसे भी भविष्य गढ़ना है। फर्क इतना है, एक समझदार चुप है और दूसरा क्या करता है, चीखता है, चिल्लाता है, या फिर आंदोलन करता है ताकि अपना भविष्य गढ़ चुके। लेकिन वास्तव में क्या है, दोनों का उद्देश्य एक ही है कि अपने पेट की आग को शांत करना है। अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। याद रह जाएगी आपको ये कविता? उम्मीद तो करता हूँ कि याद रह जानी चाहिए। ठीक है, 1 घंटे में सारी चारों कविताएं अगर आपको याद रह जाती है तो मुझे लगता है इससे बढ़िया क्या बात होगी। एक बार थोड़ा रिकेप कर लेते हैं पूरी कविता को कि क्या क्या होता है, ताकि आपको इजीली याद रह जाए शायद ये। ठीक है, कविता कौन सी है? मोचीराम। सबसे पहले क्या घटना होती है कि मान लीजिए मोचीराम के पास में कवि गया और फिर वो राम से अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखता है और फिर पतियाए स्वर में हंसकर बोलता है कि मेरे सामने तो सब क्या है, एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए खड़ा है। पहली बात याद रह जाएगी ये है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये कहता है कि असल बात यह है कि जो चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी हो, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जूते की नाप से बाहर नहीं, अर्थात हर व्यक्ति की एक सीमा है, हर व्यक्ति का एक वर्ग है, गरीब, अमीर, ठीक है, मध्य वर्ग है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है, ठीक है, वर्ग है, लेकिन मैं ये ख्याल रखता हूं कि मैं एक जैसा मानूं सबको। मैं क्या करूं? एक जैसा मानूं। मेरा ये ख्याल है कि मैं एक जैसा मानूं, क्योंकि मेरा पेशा यही है कि जूते गांठना। और वो क्या बात करता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। ये तीसरी बात है। अभी उस गरीब व्यक्ति का उल्लेख नहीं हुआ, ये याद रखना आपको। पहली बात कौन सी थी कि हर व्यक्ति मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है, एक जोड़ी जूते है, वो बात। दूसरी बात क्या थी? कोई भी अपने जूते की जो माप है उससे बाहर नहीं है। तीसरी बात कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच में कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं। चौथी बात क्या? यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं, फिर वो बात करता है। चौथी बात में वो क्या कहता है कि और आदमी की अलग अलग नवेयत बतलाते हैं। अब आपको ये तो याद हो जाना चाहिए कि पहले कहता है कि तरह तरह के जूते आते हैं और हर व्यक्ति की एक नवेयत, उसका तरीका बताते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, फिर उसी के बाद में तो वो गरीब आदमी के जूते, जो जूता क्या है, चकतियों की थैली है, उसकी बात करेगा। फिर अमीर आदमी के जूते की बात करेगा या उनसे जुड़े हुए प्रसंगों की बात करेगा। ठीक है, तो चौथा प्रसंग क्या हो गया? 3 हुए के पीछे प्रसंग। ठीक है, चौथा प्रसंग हो गया हर आदमी की अपनी अपनी एक नवेयत है, सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। अपनी नवेयत है, अपनी शक्ल है, अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, अब इस जूते की बात करते हैं। 5 प्रकार के जूता
मतलब पहले प्रकार का जूते की बात आती है 5वें प्रसंग में। जूता क्या है? चकटियों की थैली है, इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी और खड़खड़ा रही है। ये जो दयनीय स्थिति है, इसको आप लिंक कर सकते हैं कि ये गरीब आदमी के जूते या उसकी हंसी से लिंक हो रही है, क्योंकि अमीर आदमी तो ऐसे हंसता नहीं है। ठीक है, वो तो क्या करता है, वानर की तरह आती जातियों को घूरता है। ठीक है, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? और उसको उसके ऊपर दया आती है कि यार इसके ऊपर क्यों पैसा फूंक रहा है, ये जूता तो खत्म हो चुका है। लेकिन फिर उसका जो पेशा है वो उसको कहता है चुप रह जाओ, मत बोलो तुम। ठीक है, अर्थात नैतिकता पैसे से बार बार बाहर निकल के अपने पैर फैला रही है, लेकिन फिर उसके अपना पेशा याद आता है और फिर वो नैतिकता को भूलना चाहता है। अचानक फिर उसको लगता है कि नैतिकता के ज़्यादा बात मत करो, अपने पेशे के ऊपर बात करो। लेकिन जब पेशा बहुत ज़्यादा हावी होने लगता है तो उसको नैतिकता की बात याद आने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि हथौड़े और जूते के बीच में एक आदमी भी खड़ा है। ये एक द्वंद्व है। मुझे ऐसे लगता है ये जो पूरी कविता है वो एक द्वंद्व है कि नैतिकता और पेशे के बीच में किसको ज़्यादा चुनना सही रहेगा। ठीक है, मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही, मैं महसूस करता हूँ कि भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी अपनी जाति पर थूकते हो, क्यों फूंकते हो और क्यों थूकते हो। फूंकते और थूकते से आपको क्रम बना लेना है। मैं चक्तियों की जगह आंखें टांगता हूँ और पैसे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। अर्थात नैतिकता इतनी ज़्यादा हावी हो रही है कि पैसे में पड़े हुए आदमी को निभाना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को निभा ही लेता हूँ कि पैसा ही सर्वोपरि, रोजी ही सर्वोपरि है। एक जूता और जिस पैर को नांग कर एक आदमी निकलता है। ये सारी 5 व 6 घटनाक्रम हो गया, आपको याद रह जाएगा ये कि अमीर आदमी वाला जो बात है, हाथों में घड़ी है, उससे जाना कहीं नहीं है, पर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वे कोई बनिया है, बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। ये तो एक लय बन गई ना, याद रह जाएगी। इसे बांधो, उसे काटो, हियाँ ठोको, वहां पीटो, घिसा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐसा बनाओ। ये सारी बात वो अमीर आदमी करता। और बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है, सड़क पर आतियों जातियों को वानर की तरह घूरता है। ये सारी जो बात है, मौसम के नाम पर बिसूरता है, रुमाल से हवा करता है, क्योंकि जो गरीब आदमी है उसके बस की ये बात ही नहीं है ये सारी चीज करना। वो तो कुछ नहीं, चुपचाप खड़ा है। उसके बारे में तो कवि अंदाजा लगा रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, उसका पूरा वर्णन कर रहा है। ठीक है, गरज ये है कि घंटे पर खटखटाता है, मगर नामा देते वक्त सांप नट जाता है। अर्थात मजदूरी देने में ज़्यादा जो व्यक्ति है पैसा है, उसको लगता है कि मुझे लूट रहा है। शरीफों को लूटते वो गुर्राता है, शरीफों को लूटते वो गुर्राता है, और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चीख कर आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर उसके साथ में कोई घटना घटती है, क्योंकि उसने पेशे के साथ में मजाक किया था, पेशे के ऊपर चोट की थी, पेशे को महत्व नहीं दिया उस मोचीराम के। तो इस वजह से क्या हो गया कि आदमी ना चाहते हुए भी, मोचीराम क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मेरा उद्देश्य था कि मैं उसके कोई चोर कील गाड़ दूं उसके अंदर, ताकि उसको भी पता चले ऐसे। ठीक है, पैसे नहीं दिए तो। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर पैसे के ऊपर चोट होती है तो चोर कील जो होती है अपने आप गड़ी रह ही जाती है। अचानक चीख कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पैसे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है। अब ये मत समझ लेना आपके अचानक चीख कर सड़क से उछलता है तो कहीं उसका जूता फट गया इसलिए उछल गया, ऐसा नहीं है। जूता गांठ के दे दिया उसको वापस, लेकिन एक चोर कील दबी हुई रहेगी, वो पैर में उसके खटकती है। तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। ये बात ठीक है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त ये ख्याल रहता है कि जूते, और मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, या फिर मैं ऐसा मानता हूं कि सही बात है, चोर की घड़ी भी रह जानी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं और जूते से जांगती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। अर्थात उसके लिए तो दोनों की स्थितियां क्या है, बराबर ही है। वो दोनों में किसी को कम या ज़्यादा नहीं महत्व देता कि अमीर है तो मैं इसके जूते अच्छे से गांटूं या फिर उसके साथ में कुछ गलत कर दूं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो बराबर सी बात करता है स्थिति उसके लिए। और बाबूजी असल बात तो ये है कि जिंदा रहने के लिए क्यों ये द्वंद्व को यहाँ पर बता रहा है। अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और बात क्या है कि रोजी कमाने का जब मुद्दा आता है ना, तभी व्यक्ति है ना इस प्रकार का हो जाता है कहीं ना कहीं, थोड़ा कि वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो क्या कहते हैं उसको, उसके अंदर चोरी डालने लगता है। अर्थात कुछ पैसा अधिक कमाने के लिए, अपने पेट के लिए कुछ भी करके वो थोड़ा अपने पैसे के साथ में समझौता कर लेता है, नैतिकता के साथ में समझौता कर लेता है। कोई फर्क नहीं है, ये जो बात है आप यहाँ से याद रखना। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। किस जगह पर है? यही वह जगह है, कौन सी? रोजी वाली, रोजी कमाने के नाम पर। ठीक है, सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम उसे सताता। अब यहां से बात शुरू हो रही, सभी लोगों की तरह, अर्थात यहां अब कवि और बराबर मोची दोनों एक ही हो जाते हैं। कवि कौन सा? धूमिल जैसा कवि।
जिसके ऊपर ये आरोप लगता है कि उनकी भाषा में जो बधेसपना है, अर्थात जो देसी शब्द या चलते हुए शब्द प्रयोग में लेके आए हैं, वो सही नहीं है कविता के अंदर। तो भाषा उसे काटती है, मौसम उसे सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, ये दिन को तांत की तरह तानता है। तो बसंत जिस प्रकार से एक मोची के लिए मुश्किल पैदा करता है, वैसे ही बसंत जिसमें हर्षोल्लास की भाषा होनी चाहिए, मधुमत भाषा होनी चाहिए, वो इस कवि को भी काटती है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए जीवन की हकीकत वो नहीं है जो दूसरे कवियों के लिए, शालीन कवियों के लिए, सभ्य कवियों के लिए, कुलीन कवियों के लिए है। ये दिन को तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रामपी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता, आंख कहीं जम जाती है, हाथ कहीं जाता है। ठीक है, ये सबसे अंत में आ रही पंक्तियां याद रखना आप। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी को पेड़ से वार करता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। किस वजह से? वसंत की वजह से। ठीक है, वसंत को ही लोग बात करते हैं कि वसंत के इस महीने के अंदर दिन जब तांत की तरह तानता है सूर्य। और ये चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताबों से नापते हैं, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कम जात मौके पर कायर हैं, उनको लगता है कि तुम तो शायर हो। ठीक है, जबकि वास्तव में कवि यहाँ पर क्या कह रहा है? मोची हो या मैं हूं, मैं तो वही बात कह रहा हूं जिससे हमने जिंदगी जी है। जैसी हमने जिंदगी जी है, जिस ताप से हमारी जिंदगी गुजरी है, वही तो बात करते हैं। ठीक है, वे बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वे एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। वे सोचता है कि पेशा एक जाति और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं और हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं, पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक ही है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। ठीक है, ये सारी बात होगी कि समझदार व्यक्ति चुप क्यों रहता है, उसका कारण भी बताया, और चीखने वाला व्यक्ति भी क्यों चीखता है, उसका भी कारण बता दिया। तो मोचीराम कविता पूरी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक से याद होगी। तीसरी कविता आती है अकाल दर्शन। उम्मीद करता हूँ कि जो सारी घटनाओं का क्रम बताया गया था, उसके आधार पर आपको कविता याद रह गई होगी। अगर आपको घटनाओं का क्रम याद है कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, तो आपको कविता भी याद रह जाएगी। अब यहाँ से भी फिर प्रश्न शुरू होते हैं। इस कविता को पढ़ते हैं कि अकाल दर्शन, ये कविता अकाल की स्थितियों के बारे में नहीं बताती। अकाल की स्थितियों के बारे में तो एक दो पंक्तियां आती केवल कि अकाल में क्या हो रहा है। ये बताती है कि अकाल क्यों पैदा हुआ, अकाल के समय लोगों का व्यवहार कैसा है, ठीक है, और क्या होना चाहिए, उसके परिणाम क्या है और लोगों को क्या करना चाहिए, क्यों लोग क्रांति नहीं करते, क्या कारण है। ठीक है, और उस अकाल के बाद में उसने, जो कवि है, उसके अंदर एक विचार उपजा है कि इस अकाल का क्या लाभ निकला है और जनता को इससे क्या मिला है, शासक वर्ग को इससे क्या मिला है। ये सारी बात इस कविता के अंदर की जाती है। ठीक है, तो अकाल दर्शन, भूख कौन उपजाता है? सबसे पहले अकाल किससे जुड़ा हुआ है या भूख किससे जुड़ी है? अकाल से। तो भूख कौन उपजाता है, सबसे पहला प्रश्न ये। हर बार देखेंगे आप कि धूमिल की जितनी भी कविताएं हमने पढ़ी, तीसरी कविता जो शुरुआत होती है बड़ी रोचक तरीके से होती है। ठीक है, जो पहली कविता पढ़ी थी हमने सबसे पहले नक्सलवाड़ी सहमति, ठीक है, उस शब्द से प्रारंभ हुई थी। दूसरी जो कविता है वो हुई थी, जो मोचीराम है वो उसके सामने देखता, उससे शुरू हुई थी। पहले कोई भूमिका नहीं, सीधा कविता, सीधा कंटेंट है। ठीक है, भूख कौन उपजाता है? वह इरादा जो तरे देता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। तो यहाँ पर दो बात की जा रही है कि भूख कैसे उपजती है, अर्थात अकाल या भूख किस प्रकार से उपजती है। अर्थात ये प्राकृतिक नहीं है, अकाल या भूख प्राकृतिक नहीं है, ये उपजाई हुई है। लेकिन उपजाता कौन है? दो हो सकते हैं। एक तो वह इरादा जो तरे देता है, अर्थात जो सत्ता वर्ग है उसकी अनदेखी बिल्कुल। ठीक है, एक तो कारण ये हो सकता है। दूसरा क्या है कि वह घृणा, घृणा किसके द्वारा? शासक वर्ग के द्वारा, जो अमीर वर्गों के द्वारा, जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ा था। अर्थात बाजारवाद इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि उसके कारण भूख हो गई, क्योंकि जमाखोरी वगैरह बढ़ जाती है उसके अंदर। तो या तो शासक वर्ग की नीतियां, भूख कौन उपजाता है? या तो नीतियां या बाजारवाद। ये कहना चाह रहा है। क्या भूख ये उपजाते हैं? उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। अब क्या प्रसंग है कि ये किसी व्यक्ति से प्रश्न करता है, अर्थात सत्ता से प्रश्न करता है कि भूख कौन उपजाता है, तुम्हारी नीतियां या तुमने जो आंखों पर पट्टी बांधकर, क्या है, घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ाती है। अर्थात तुमने जो
अमीर वर्ग है, जो जमाखोरी वाला कालाबाजारी वाला वर्ग है, उसको जो तुमने समर्थन दिया है और हमें फिर बाजार के बीच में छोड़ दिया है, ठीक है, उसकी वजह से, किसकी वजह से। लेकिन जो सत्ता है वो क्या करती है, चालाक है, वो उत्तर नहीं देती, प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। आजकल की सरकार को भी आप देख सकते हैं, जब भी प्रश्न किए जाते हैं, चाहे नीट पेपर मामला, आउट का मामला हो या कुछ भी हो, जवाब देने से बचते हैं। कैसे करके जो जनता है वो अपने स्तर पर लड़ती रहेगी सड़कों पर, फिर अपने आप ही रुक जाएगी, थकेगी कभी ना कभी तो हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैलते हुए बच्चों की ओर इशारा किया। उसने पूछा क्या कि भूख कौन उपजाता है, लेकिन उस चालाक ने कोई उत्तर नहीं दिया और उसने क्या कह दिया कि बाढ़ की तरह फैलते हुए बच्चों की ओर इशारा किया। दूसरी बात ये होगी, उसने क्या किया, ये जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है यही भूख का कारण है, उसने कहकर पल्ला झाड़ लिया, इशारा किया। लेकिन जो कवि है वो माना नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या कहा, तीसरी बात, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत थे, इससे वे भी सहमत है जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि यहां तक, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है। अगर आपने जनसंख्या नियंत्रण का टॉपिक पढ़ा है 10वीं 11वीं 12वीं में कहीं पर भी, तो उसमें एक बात ये भी आती है कि जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण ये है मनोरंजन के साधनों की कमी। ठीक है, व्यक्ति के पास में मनोरंजन के साधन नहीं होते तो बच्चे पैदा होते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, कि व्यक्ति का ध्यान कहीं और नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रोमांस के अंदर या फिर जो बच्चे पैदा करने की प्रक्रियाएं हैं उनके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको वापस करते हैं इस बात को। अब ये क्या बात कह रहे हैं कि मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। लेखक क्या करता है, प्रतिवाद करता है। लेखक यहाँ पर प्रतिवाद करता है कि बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है, अर्थात जब व्यक्ति बेकार बैठा रहेगा, उसके पास में कोई काम नहीं होगा, तो बच्चे ही पैदा होंगे। ठीक है, इससे वह भी सहमत है जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए अनाज देते हैं, रसद देते हैं। अर्थात सरकार को भी पता है यही कारण है बच्चे ज़्यादा पैदा होने का, क्योंकि लोगों के पास में कोई और काम नहीं है। अगर काम होता तो वो समय उनके काम में लगता, ज़्यादा प्रोडक्टिव होता। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद करते हैं। उनका क्या कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में, अर्थात यहाँ बसंत का मतलब क्या हो गया, अच्छे दिन भी मान सकते हैं यहाँ पर और विकास भी मान सकते हैं। ये कौन कह रहा है, वो चालाक व्यक्ति कह रहा है, बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद करते हैं। लेकिन यही वे भूलते हैं कि दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं, पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा, फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। अब क्या बात होगी कि उसने कहा, सब कुछ बता दिया कि बच्चे नहीं है पेड़ों पर हमारे अपराध फूलते हैं, तुम गलत बात कह रहे हो, बच्चे बसंत के दिन नहीं है या बसंत नहीं बुनते, ये सारी बात कह दी। तो फिर इसने क्या कहा कि तुम गलत बता रहे हो। तो फिर उस चालाक आदमी क्या क्या हंसता रहा, हंसता रहा, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था और जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। अर्थात खुद को ये कहते हुए कि मैं तो जनता का हित सोच रहा हूँ, या फिर इसी प्रकार से दूसरी बातें करने लग गया, हट जाता है वहां से, परिदृश्य से। अब ये होगी बात, ये जो संवाद है वो खत्म हो गए यहाँ पर। जो संवाद था उस चालाक आदमी के साथ में, अर्थात सत्ता के साथ में, लेखक का, कवि का जो संवाद था यहाँ पर खत्म हो गया। जो आगे की जो कविता है वो उसके भीतर के सवालों से शुरू होती है, अर्थात वो अपने आप से प्रश्न करता है और कुछ उत्तर पाने के प्रयास करता है और उससे ये कविता आगे बढ़ती है। ठीक, फिर क्या कहता है, मैंने खुद को समझाया, यार उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो, उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो। उस जगह का मतलब क्या हो गया, शोषित और वंचित के बीच में। मैंने खुद को समझाया, अर्थात जो कवि है वो खुद को समझाता है और साथ साथ में ये जो सत्ता है उसके लिए भी यही शब्द है उसके, कि उन लोगों के बीच में जाने से क्यों डरते हो, उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो, क्या तुम्हें किसी का सामना करना है। वो लोग तो वैसे ही अपने जो दुख हैं उनसे पीड़ित हैं, अपनी जो दरिद्रता है, गरीबी या उसकी जो वंचनाएं हैं उनसे ऑलरेडी वो पीड़ित हैं, तो तुम वहां जाने से क्यों डरते हो, उनको तुम्हारी तरफ से कोई ख्याल नहीं है। तुम वहां कुआं जागते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो, अर्थात कुआं जागते मतलब पूरी तरीके से निराश हो चुके व्यक्ति, पीठ देख सकते हो, पूर्णतः निराश व्यक्ति की पीठ देख सकते हो।
और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ, और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ। उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है और न मौसम बदल रहा है। मौसम बदलना अर्थात अकाल समाप्त होना। न भूख मिट रही है, न मौसम बदल रहा है। लोग बिलबिला रहे हैं। अब लोगों के बारे में बात करता है यहाँ पर। अब क्या अपने आप से प्रश्न करता है, फिर इसको क्या लगता है कि सामने खड़ा हूँ, मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ और उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है, न मौसम बदल रहा है। लोग बिलबिला रहे हैं, पेड़ों को नंगा करते हुए, पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, मर रहे हैं और दान कर रहे हैं फिर भी, ठीक है। जुलूसों जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को शोर की तरह गा रहे हैं। जुलसे हुए चेहरे पर कोई चेतावनी नहीं है, जुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। अकाल को शोर की तरह गा रहे हैं, अर्थात लोगों का जो माइंड वॉश होता है, ब्रेन वॉश, जो नेता वर्ग है, सत्ता वर्ग, उसने इस प्रकार से कर दिया है कि अकाल से पीड़ित है लोग, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है सत्ता वर्ग के लिए कि हमारी हालत में सुधार करो, नहीं तो हम क्रांति कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग पूरी ईमानदारी के साथ में जलसों में, भीड़ों में शामिल होते जा रहे हैं और कहीं से भी अकाल को भी क्या कर रहे हैं, शोर गाना अर्थात आनंद के रूप में गा रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सब ठीक है, क्योंकि जो ध्यान है उनका वो किसी और चीज़ की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। जो उनके मुख्य मुद्दे हैं, जो मुख्य प्रश्न हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो या बेकारी का हो, इन सब को हटा दिया गया परिदृश्य से कोई और दूसरा मुद्दा सामने लेके आ गया है। या तो ये कह दिया कि राष्ट्रीय समस्याएं आ गई है, युद्ध होने वाला, इस प्रकार की बात कह दी, तो सब क्या हो जाओ, एक साथ में आ जाओ, ठीक है, इन बातों को भूल जाओ कि हम गरीब हैं, बेकारी चल रही है, कुछ नहीं है, देश के लिए आगे बढ़ो, ठीक है। या फिर धर्म के नाम पर उनको खड़ा कर दिया जाता है। तो वो सारे जो मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे जिनसे प्रश्न किए जा सकते हैं, चुनौतियां खड़ी की जा सकती है, वो सब परिदृश्य से हटा दिए गए हैं, ठीक है। मैंने जब उनसे कहा कि देश शासन और आसन, जब मैंने उनसे कहा, लेकिन मैं क्या कर रहा, कवि क्या है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो मैंने उनको जैसे प्रश्न करने लगा, देश शासन और आसन, ये बात करने लगा, तो उन्होंने मुझे टोक दिया। किन्होंने? उन्हीं लोगों ने टोक दिया जो भीड़ में शामिल है, नेता वर्ग ने नहीं, सत्ता वर्ग ने नहीं, जो आम आदमी। उसने अक्सर ये मुझे अपराध के लिए, अपराध के असली मुकाम पर उंगली रखने से मना करते हैं। जिनका आधे से ज़्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है, वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है। ये क्या बात होगी? राष्ट्रीय बात होगी कि राष्ट्रवाद जब आता है तो भारतवर्ष नदियों का देश है, भारत अनाज का कटोरा है, भारत सभ्यता का पालना है। ये बात कहकर क्या किया जाता है, वास्तविक जो मुद्दे हैं उनसे हटाने की बात की जाती है कि उनकी तरफ ध्यान नहीं जाए, ये कहे कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि पिछले 10 साल से देश के अंदर नहीं चलता कि बहुत अच्छे दिन आ गए, बहुत अच्छे दिन आ गए, ठीक है। तो वो क्या होता है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना होता है। बेशक ये ख्याल ही उनका हत्यारा है। ये दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है। बेशक ये ख्याल जो है ना, कौन सा ख्याल है? राष्ट्रवाद का ख्याल। भारत नदियों का देश है, भारत बड़ा अच्छा देश है, ये जो ख्याल है, देश सुरक्षा का ख्याल हो गया, ठीक है। ये दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है, अर्थात जिस राष्ट्रवाद की आप बात कर रहे हैं, अर्थात नदियों का देश है, वो बात की जा रही है, और उसी राष्ट्रवाद ने इनको मारा है। मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते, अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते। अर्थात अनाज में एक आदमी आता है छिपकर, उस आदमी की नीयत नहीं समझते, जो पूरे समुदाय से अपनी गिज़ा वसूल करता है, कभी गाय से, कभी हाथ से। गिज़ा का मतलब क्या हो गया? अपनी जो भूख है, पोषण, पूरे समाज से उसका पोषण प्राप्त करता है व्यक्ति, उस व्यक्ति की नीयत नहीं समझते। ये सब कैसे होता है? मैं उसे समझाता हूँ, मैं उन्हें समझाता हूँ ये कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया, उसी उम्र की मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। अर्थात दो समान उम्र की औरतों के चेहरे के ऊपर इतना फर्क क्यों है, इतना अंतर क्यों है? ये है एक व्यक्ति जो शोषित है, अर्थात जिसकी माँ या जो शोषित वर्ग है उसके चेहरे पर इतनी झुर्रियाँ पड़ चुकी है, लेकिन एक व्यक्ति क्या करता है, दूसरे समाज से पोषण प्राप्त करता है, अर्थात जो उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं, उनकी जो महिला है उसके चेहरे पर इतना लोच क्यों है? ठीक है, ये शोषण के कारण है। वे चुपचाप सुनते हैं, उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर पस्त है, वे चुपचाप सुनते हैं, उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बात करने में हमारे साथ में कि हाँ गलत हो रहा, गलत हो रहा, लेकिन जब भी ये होता है कि हमारा पक्ष लेने की बात आती है, वो तटस्थ हो जाते हैं। जो शोषक वर्ग होता है उसके प्रति और हमारे प्रति के हम तो तटस्थ हैं, क्योंकि वो इस
इस कदर पस्त हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं सोचने लगता हूं कि इस देश में ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर एकता युद्ध की, अर्थात जब युद्ध होता है तो क्या आता है, एकता निकल कर आती है, एक की बात की जाती है, और दया अकाल की पूंजी है। क्रांति यहाँ के असंख्य लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। ठीक है, ये जो तीनों शब्द है उसका क्या अर्थ हो गया, एकता युद्ध की पूंजी, अर्थात युद्ध जब होता है तब एकता निकल कर आती है। ठीक है, और जब अकाल पड़ता है तो दया हमारे पूरे राष्ट्र के अंदर हावी हो जाती है कि जो नेता लोग हैं वो दया दया की बात करते हैं। और तीसरी बात है क्रांति, ये सबसे बड़ा व्यंग्य है यहाँ पर कि ऐसे बहुत सारे वर्ग और लोग हैं जो क्रांति क्रांति की बात करते हैं, लेकिन क्रांति हमारे देश में क्या है, किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूजी है। वैसे तो जूजी का मतलब खिलौना भी होता है, लेकिन सामान्यतः ये है कि बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, उसको नहीं पता होता अपने गुप्तांगों के साथ में क्या व्यवहार करना, वो उसको खेलता रहता है उसके साथ में। ठीक है, तो जिस प्रकार से बच्चे को पता नहीं है कि क्या करना होता है, मैं क्या खेल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, उसी प्रकार से जो क्रांति है, जो क्रांति के साथ में खेलने वाले लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से खेलते हैं। कभी किसी रूप में क्रांति लेकर आने की बात करते हैं, कभी किसी रूप में क्रांति लेकर आने की बात करते हैं, कभी किसी मुद्दे के आधार पर क्रांति की बात करते हैं, कभी कोई और मुद्दा बना लेते हैं। ठीक है, एक सामान्य परिपाटी नहीं है, उनको पता भी नहीं है, स्पष्टता नहीं है कि ये चीज़ खेलने की नहीं है क्रांति। ठीक है, तो ये सारी बात है। अब इस बात को पूरा हम रिकेप करते हैं कि एक साथ में कैसे याद करें, क्रम क्या बनाए कि चीज़ें अपने को याद हो जाए। देखिए, मैंने जो भी कविता पढ़ाई यहाँ पर, इसमें व्याख्या के ऊपर इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि लगभग आपको पता है और वैसे व्याख्या पूछी भी नहीं जाती एग्जाम में। ठीक है, मैंने जोर दिया है कि आपको एक क्रम बने जिससे कि आपको कविता याद हो जाए। मुझे लगता है 2 कविता पहले वाली आपको याद हो गई होगी, उनकी घटनाक्रम क्या है। तीसरी कविता का घटनाक्रम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात शुरू होती है कि भूख कौन उपजाता है, क्या वह नीतियां या फिर वह घृणा जो उच्च वर्ग हमसे करता है एक आदमी से। ठीक है, पहली। लेकिन उस आदमी ने, जो चालाक व्यक्ति जिससे एक प्रश्न किया जाता है, इस कविता में थोड़ा एक और भी चीज़ याद रखिए कि 2 प्रकार की बात है। मैंने बताया था कि अकाल दर्शन की बात करें, अकाल क्यों पड़ता है इसके बारे में बात की जा रही है, उससे क्या परिणाम निकलता है ये बात की जा रही है, आम आदमी की क्या भूमिका हो सकती है इसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन इस कविता के अंदर आधी कविता पूरी होने के बाद में आपको लगेगा कि जो आम आदमी है उसकी भर्त्सना भी की जा रही है, कि वो व्यक्ति क्यों नहीं समझता कि उसका इतना शोषण हो रहा है, उसके बावजूद भी वो क्यों जलसों में शामिल होने जा रहा है, क्यों नहीं मांग करता, क्यों नहीं चेतावनी दे रहा सत्ता वर्ग को, उसको क्या हो गया, उसके आंखों में क्यों विरक्ति है। ठीक है, ये सारी बात वो करता है, ये भी प्रश्न है उसके अंदर। तो पहली जो बात है, घटना ये हो गई कि भूख कौन उपजाता है। उस चालाक आदमी ने जवाब नहीं दिया, और क्या जवाब दिया कि ये जो बच्चे बाढ़ की तरह बढ़ाते हैं ये इस भूख को उपजाते हैं। दूसरी बात की याद रह जाएगा उसका जवाब। लेकिन वो जो कवि है वो माना नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है। इससे वे भी सहमत है जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। अतः सरकार भी ये मानती है कि बेकारी के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात है उनका कहना कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद करते हैं। ठीक है, लेकिन वे यही बोलते हैं कि दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं, हमारे अपराध फूलते हैं, भूलते हैं और फूलते हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया, हंसता रहा और हंसता रहा, हंसता रहा, और जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। चालाक जो सत्ता वर्ग है उसने क्या कर दिया, जवाब देना, क्योंकि उसके पास जवाब था भी नहीं, दे भी क्या, तो वो स्थानांतरित हो गया। फिर ये बात होती है अंतर्मन की। अब यहाँ से शुरू होता अंतर्मन की संवाद, यहाँ खत्म हो गया, अंतर्मन की शुरुआत होती है। याद रह जाएगा आपको, मैंने खुद को समझाया, जब खुद को समझाता है तो खुद को कुछ प्रश्नों के सामने भी खड़ा पाता है, कुछ मुहावरों को समझ भी जाता है कि गांधी और अहिंसा के नाम पर जो भी मुहावरे आए थे वो सब क्या है, उनका कोई औचित्य नहीं है। मैंने खुद को समझाया, यार ये उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो, क्या तुम्हें किसी का सामना करना है, तुम वहां कुआं जागते आदमी को सिर्फ पीठ पर देख सकते हो। अब कवि को ये लगता है कि मैंने तो सत्ता वर्ग से प्रश्न किए थे लेकिन सत्ता वर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मुझे जाना चाहिए उन लोगों के बीच में जो भीड़ है, जो वंचित है, उनके शोषित है, उनके बीच में जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए तुम्हारे साथ में गलत हो रहा है। लेकिन क्यों डर रहे हो, वो आदमी पूरी तरीके से निराश है, खाली हाथ क्यों नहीं जा सकते उनके साथ में। ठीक है, सत्ता क्या जाती है, कुछ ना कुछ लेकर जाती है, लेकिन इसको ये लगता है कि मैं खाली हाथ भी तो जा सकता हूँ, क्यों नहीं जा सकता हूँ, क्यों डर रहा हूँ। वो तो पूरी तरीके से निराश व्यक्ति है, उनके पास में जाऊंगा तो क्या पता उन्हें कुछ आशा दे दूँ। सत्ता तो जाती है कुछ लेकर, और मैं खाली हाथ जाऊँ तो उनको बुरा तो नहीं लगेगा, कहीं उनको मेरे ऊपर भरोसा होगा कि नहीं होगा कि हमारे लिए आया है आदमी। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ, उस मुहावरे को समझ गया जो आज़ादी और गांधी के नाम पर जिससे न भूख मिट रही है न मौसम बदल रहा है, लोग बिलबिला रहे हैं और पत्ते और छाल, और ये सारी बात भूख और मौसम बदल रहा है, ना मौसम बदल रहा है और मौसम नहीं बदल रहा, अर्थात अकाल अभी तक चल रहा है, लोग बिलबिला रहे हैं, पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं और दान कर रहे हैं। ठीक है,
अगली देखिए, और जलसों जुलसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं, अकाल को शोर की तरह गा रहे हैं, जुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। ये उन लोगों की भर्त्सना कर रहा है जिनको अभी अपने अधिकारों का कोई ज्ञान नहीं है। मैंने जब उनसे कहा कि देश शासन और राशन, जब भी मैंने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने मुझे टोक दिया। अक्सर मुझे ये अपराध के असली मुकाम पर उंगली रखने से मना करते हैं जिनका आधे से ज़्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है। वे लोग मुझे मना करते हैं जिसका आधे से ज़्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया, वो भी मुझे अपराध के असली मुकाम पर उंगली रखने से मना कर रहे हैं। ठीक है, वे इस जंगल की सराहना करते हैं कि भारतवर्ष क्या है, नदियों का देश, अर्थात उनके ऊपर क्या है, राष्ट्रवाद इतना ज़्यादा हावी है। ठीक है, बेशक ये ख्याल ही उनका हत्यारा है। ये दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है, मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते, अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गिजा वसूल करता है, कभी गाय से कभी हाथ से, अर्थात कभी गाय के नाम पर कभी हाथ के नाम पर इसे करता है। और ये सब कैसे होता है, मैं उन्हें समझाता हूँ कि ये कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया, उसी उम्र की मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। अर्थात कवि क्या करता है, प्रयास करता है। सबसे पहले जब प्रयास करता है तो लोग उसकी बात सुनते भी नहीं है, उसको टोक देते हैं, लेकिन फिर भी वो समझाने का प्रयास करता है और वो कहता है कि ये क्या कारण है कि मेरी माँ के चेहरों पर तो झुर्रियाँ हैं, लेकिन उसी उम्र की एक पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे जैसी लोच क्यों है। ठीक है, अर्थात ये वर्ग भेद क्यों है इतना, ये सारी बात एक वर्ग भेद की बात की जा रही है। वे चुपचाप सुनते हैं, उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है कुछ नहीं पता चलता। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं, सुनते हैं, विरक्ति है लेकिन उनके, ठीक है, चुप रहते हैं। पहले क्या कर रहे थे, इसको चुप रखने का प्रयास करता है लेकिन और तर्क देता है, तो उनकी आंखों में क्या विरक्ति भी है, पछतावा है, संकोच है, क्या कुछ है पता नहीं चलता, पस्त है कि तटस्थ है। और मैं सोचने लगता हूं कि देश में एकता युद्ध की और अकाल की पूंजी है, क्रांति यहाँ के असंख्य लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। ये बात होगी सारी, याद रह जाएगा आपको किस प्रकार का क्रम है, उम्मीद करता हूँ कि कुछ कुछ आपको याद रह जाएगा। इतना ही प्रयास किया जा सकता है। अगली देखिए आप, छोटी सी कविता, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। क्या है, एक आदमी रोटी बेलता है और एक आदमी रोटी खाता है। एक तीसरा भी आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। क्या करता है, बेलता है, खाता है, और तीसरा आदमी क्या करता है, खेलता है। मैं पूछता हूं कि ये तीसरा आदमी कौन है, और मेरे देश की संसद मौन है। बड़ा गहरा प्रश्न है और गंभीर प्रश्न है, और ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। 4 कविताएं थी, 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे 10 मिनट की लगभग क्लास है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों कविता अच्छे से याद हो गई होगी, और अगर आपको याद हो रही है तो कमेंट करके बताना, ताकि अगली क्लासेज भी जल्दी से अपलोड करें आपके एग्जाम से पहले पहले। इन क्लासेज को आपको इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये क्लासेज देखनी बाकी सब चीज़ों को छोड़कर ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ इसको केवल आप थोड़ा सा स्पेयर समय बचाकर इनको देखिए, ताकि आपको ये कविताएं याद हो जाए। अगर आपके पास में बेहतर तरीके आपको कविताएं याद पहले से हो रही है तो इन कविताओं को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लूटो हिंदी में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।